नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द बीजन साइंस हब पे। मैं आपको जो है केमिस्ट्री का पहला यूनिट जो है क्लास 10th का उसको पढ़ाना शुरू किया था और उसमें मात्र दो जो है डिफिनीशन कंप्लीट कराया था। सबसे पहले जो है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे आपको कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण जो है पूर्व पदार्थ से या फिर पहले वाले पदार्थ से जो है भिन्न होता है, तब उसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। और फिर रासायनिक अभिक्रिया में जो है दो पार्ट होता है, एक जो है तीर चिन्ह के दाईं तरफ रहता है और एक जो है तीर चिन्ह के बाईं तरफ रहता है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसको बोला जाता है अभिकारक और अभिक्रिया का फलस्वरूप जो बनेगा उसको बोला जाता है प्रतिफल या फिर उत्पाद। पिछले क्लास में आपको इतना ही बताया गया था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया का जो है अभिलक्षण क्या होता है। यदि अभिक्रिया हो रहा है तो उससे जो है क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, इसी के बारे में जो है आज का क्लास रहेगा। तो इसमें जो है सबसे पहला पढ़ना होता है हम लोग को कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, इसको लिख सकते हैं चेंज इन स्टेट। अवस्था में परिवर्तन देखना है कि कौन कौन से अभिक्रिया होने पे जो है उसकी अवस्था पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यदि हम इसके लिए एक रिएक्शन लिखें या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि अधिकांश अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अधिकांश अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अधिकांश अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आइए इसके लिए जो एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है और इसका रिएक्शन जो है ऑक्सीजन से करा दिया जाए। इस हाइड्रोजन का रिएक्शन जो है जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो है जल का निर्माण कर लेता है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है गैसीय रूप में है, ऑक्सीजन भी जो है गैस के रूप में होता है, लेकिन जो इससे प्रोडक्ट बना हुआ है ये जो है लिक्विड के रूप में है। यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों गैसीय अवस्था में है, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है जल, ये जो है लिक्विड अवस्था में है। और हम इसके एग्जांपल देख लें। कार्बन है, इसका रिएक्शन यदि हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन का रिएक्शन यदि हम ऑक्सीजन से कराएंगे तब ये बन जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन जो है
सॉलिड होता है तो हम इसको लिख सकते हैं एस। ऑक्सीजन जो है गैसीय अवस्था में होता है तो इसको लिख सकते हैं गैस। लेकिन कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस के रूप में है, ये दोनों के मिलने से जो है बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है गैसीय रूप में होता है, तब इसको लिख सकते हैं जी। अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, गैस और गैस जो है रिएक्टेंट के रूप में था लेकिन प्रोडक्ट के रूप में जो है लिक्विड मिल रहा है। और फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, कार्बन सॉलिड लिए, ऑक्सीजन को जो है गैस के फॉर्म में लिए, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है गैसीय रूप में मिल रहा है। यदि और एग्जांपल हम लें तो सिल्वर और क्लोरीन का रिएक्शन करा सकते हैं। सिल्वर इसका रिएक्शन यदि क्लोरीन से करा दिया जाए तब बनेगा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर मतलब चांदी, सॉलिड रूप में होता है, क्लोरीन जो है गैसीय रूप में रहता है, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बना है सिल्वर क्लोराइड, ये जो है आपका सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। ऐसे हम क्या देख रहे हैं कि अधिकांश अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ये अभिक्रियाओं के लक्षण में आपका पहला है, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर इसका हम दूसरा कैरेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, इसका हम लोग को दूसरा पढ़ना है, ताप में परिवर्तन। सेकंड है इसका ताप में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट नहीं, टेम्परेचर, ताप है, ताप में परिवर्तन या फिर तापमान में परिवर्तन। इसके लिए लिख सकते हैं कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप जो है उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जो बूरा में आता है चूना, उसको बोला जाता है काली चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO। लेकिन जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो उसमें से जो है काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, तो उस रिएक्शन को लिखा जा सकता है। आइए लिखते हैं इसको। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की फलस्वरूप उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इसका जब जल से रिएक्शन करा दिया जाएगा तब जो है प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा बुझा हुआ चूना और प्लस में ऊष्मा। ऊष्मा जो है काफी अधिक मात्रा में निकलती है।
ऐसे जो है कुछ रिएक्शन होती है जिसमें जो है ताप में परिवर्तन होता है। तीसरा हम लोग को पढ़ना है रंग में परिवर्तन की। कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके होने के बाद जो है रंग में परिवर्तन हो जाता है। अगला हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे, रंग में परिवर्तन। चेंजिंग कलर, रंग में परिवर्तन। इसके लिए भी लिख सकते हैं कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिससे उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप जो है उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसका रिएक्शन करा दिया जाए आयरन और कॉपर सल्फेट का। आयरन का रिएक्शन जो है आयरन का रिएक्शन कराना है कॉपर सल्फेट के साथ। आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ यदि हम करा दें तो यहां से जो है प्रोडक्ट के रूप में बना लेता है आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है निकल जाता है यहां से कॉपर। यहां से जो है आयरन और कॉपर सल्फेट से सल्फेट मिलके आयरन सल्फेट बना लिया, और जो बच रहा है मतलब कि कॉपर, उसको जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है ये बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जो है कॉपर सल्फेट का रंग जो है नीला होता है, इसका कलर होगा नीला। लेकिन जब ये अभिक्रिया पूरा हो जाएगा तो जो इससे प्रोडक्ट बन रहा है आयरन सल्फेट, इसका रंग हो जाता है भूरा। यहाँ पे जो है इसके कलर में परिवर्तन हुआ। और एग्जाम्पल इसके लिए लिखते हैं कि जो लेड नाइट्रेट होता है यदि इसका रिएक्शन जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दिया जाए, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ करा दिया जाए, पोटेशियम आयोडाइड के साथ यदि करा दिया जाएगा तो यहां से जो है पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा। पोटेशियम जो है इस नाइट्रेट के साथ मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट, और शेष बच जाएगा लीड और आयोडाइड। तो यहां से लिख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट प्रोडक्ट में पोटेशियम नाइट्रेट, और फिर इसके अलावा जो बच जाएगा उसको लिख लेते हैं लीड आयोडाइड प्लस का लीड आयोडाइड। तो इसमें जो है आपका लीड नाइट्रेट जो होता है उसका रंगहीन, पोटेशियम नाइट्रेट भी, पोटेशियम आयोडाइड भी जो है रंगहीन होता है, लेकिन इसका कलर जो होता है पीला। हम इसको लिख सकते हैं रंगहीन, कलरलेस होता है। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड भी जो है
रंगहीन होता है, इसमें भी रंग नहीं होता है। परंतु जो पोटेशियम नाइट्रेट हमको मिला है, ये वाला पार्ट, इसका कलर जो है पीला होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभिक्रिया का अभिलक्षण, जिसमें सबसे पहले आपको बताए कि बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उसके लिए एग्जांपल दिए थे। सेकंड पढ़े ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। इसमें लिखा गया है कि कुछ अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो है उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जब बिना बुझा हुआ चूना के यदि हम पानी में डालते हैं तो बन जाता है बुझा हुआ चूना, और इसके साथ जो है काफी अधिक मात्रा में जो है ऊष्मा निकलती है। इसके अलावा जो है तीसरा लिखा गया है रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। इसके लिए भी लिखा गया है कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके रंग में जो है परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए एग्जांपल लिखा गया है कि जब आयरन का रिएक्शन जो है कॉपर सल्फेट के साथ करा दिया जाएगा तो आयरन और सल्फेट मिलकर आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को जो है यहाँ से विस्थापित करेगा। तो आयरन सल्फेट का कलर होता है नीला, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनाया आयरन सल्फेट तब इसका कलर हो जाता है भूरा। और फिर लेड नाइट्रेट का जब रिएक्शन करा दिया गया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड नाइट्रेट का भी कलर रंगहीन और पोटेशियम आयोडाइड का भी कलर जो है रंगीन होता है, इसका कलर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बना पोटेशियम नाइट्रेट तब इसका कलर हो जाता है पीला। इतना आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हम लोग को चौथा पढ़ना इसमें अवक्षेप का बनना। चौथा पढ़ना है अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, अवक्षेप का बनना। इसके लिए भी लिख सकते हैं अवक्षेप कहने का मतलब है कि जो मुख्य प्रोडक्ट है उसके बन जाने के बाद जो भी अपशिष्ट के रूप में बच जाता है उसको बोला जाता है अवक्षेप। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप जो है अवक्षेप का निर्माण होता है। इसके लिए भी वही लैंग्वेज रहेगा कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके फलस्वरूप जो है अवक्षेप का निर्माण होता है। जैसे बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करा दिया जाए। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन सल्फेट के साथ करा दिया जाए। हाइड्रोजन सल्फेट के साथ यदि इसका रिएक्शन करा दिया जाए तो यहाँ से जो है बेरियम और सल्फेट मिलके बेरियम सल्फेट बना लेता है और जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेता है। तो इसका प्रोडक्ट वाला पार्ट जो है हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ से मिल जाएगा आपका बेरियम सल्फेट
और फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो है आपका मुख्य प्रोडक्ट होता है और जो है अवशेष के रूप में, मतलब बचे हुए पदार्थ के रूप में आपका मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसी को बोलेंगे अवक्षेप। अवक्षेप मतलब जो बचा हुआ पदार्थ होता है, और अवक्षेप को जो है हमेशा ऐसे जो है प्रदर्शित किया जाता है, डाउनवर्ड एरो का सिंबल दिया जाता है, क्योंकि ये जो है पेंदी में बैठे रहता है रिएक्शन हो जाने के फलस्वरूप, इसलिए अवक्षेप को जो है कभी भी नीचे दिखाया जाता है। एक बार और समझिए कि जो बेरियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं तो बेरियम और सल्फेट मिलकर जो है बेरियम सल्फेट बना लेता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है यहाँ से निकलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये जो है अवक्षेप होता है, बचा हुआ पदार्थ होता है, और जब भी अवक्षेप को दिखाना होगा तो उसका तीर चिन्ह को जो है नीचे की तरफ दिखाया जाता है, क्योंकि जो है अवक्षेप जो है पेंदी में अधिकतर बैठा रहता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है गैस का निकलना। 5वां नंबर पढ़ना है गैस का निकलना। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। वही लैंग्वेज रहेगा कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिससे गैस का उत्सर्जन होता है। कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिससे जो है गैस का उत्सर्जन होता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि जैसे जो जिंक होता है उसका रिएक्शन यदि हम हाइड्रोजन सल्फेट से करा दें, जिंक का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन सल्फेट से करा दें, जिंक का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फेट से करा देंगे तो जिंक और सल्फेट जो है मिलकर जिंक सल्फेट बना लेगा और यहां से मुक्त होगा हाइड्रोजन गैस। आइए लिखते हैं प्रोडक्ट वाले पार्ट को। जिंक सल्फेट और जो है बाई प्रोडक्ट में बनेगा आपका हाइड्रोजन गैस। जब भी गैस निकलता है तो उसके लिए जो है ऊपर की तरफ एरो करके दिखाया जाता है। तो ये रहा अभिक्रियाओं का अभिलक्षण। इसमें 5 हम लोग अभिक्रिया का अभिलक्षण पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि अवस्था में परिवर्तन, की अधिकांश अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। फिर पढ़े ताप में परिवर्तन, फिर पढ़े रंग में परिवर्तन, फिर पढ़े अवक्षेप का बनना, और अभी लास्ट नंबर पढ़े हम लोग कि गैस का निकलना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हेडिंग डालते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन।
रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण कहने का मतलब है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक या फिर जो भी उत्पाद है उसको जो है उसके सूत्र अथवा संकेत के माध्यम से लिखना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को जो है या फिर उत्पाद को उसके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका जो है डिफिनीशन कंप्लीट कर लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद को उसकी सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद को जो है उसके सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे हम आपको सिर्फ लैंग्वेज वाला पार्ट बताए थे कि कार्बन जो है जब ऑक्सीजन से मिलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन से मिल जाए तो जल बनाता है। भाषा सिर्फ लिखे थे, लेकिन अभी उसी को क्या करना है कि जो है सूत्र या फिर संकेत के माध्यम से लिख देना है। जैसे यदि हम बोले कि कार्बन जो है ऑक्सीजन से मिलके, तो कार्बन का सिंबल लिख लिए, फिर इधर जो है ऑक्सीजन का सिंबल लिख लेंगे, दोनों मिलके जो है मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है यदि उसके सूत्र अथवा संकेत के माध्यम से लिख देंगे तो उसी चीज को बोला जाएगा रासायनिक समीकरण। और लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से मिलके आपका बना लेता है H2O। और देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस जो है इस हाइड्रोजन गैस से मिलके बना लेगा NH3 अमोनिया गैस। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो आज की क्लासेस जो है यहीं पे समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण को जो है कैसे लिखा जाता है, इसके अलावा रासायनिक समीकरण जो है कितने प्रकार का होता है, और फिर रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, और रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना आवश्यक है क्यों, और फिर रासायनिक समीकरण को जो है बैलेंस करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको आपको जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक जो है आप लोग अपना नोट्स जो है जरूर बनाइए, क्योंकि जब तक आप स्वयं से नहीं कीजिएगा तो वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं। ये बात हमने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था। और एक और चीज़ है कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है अपने अनुसार इसका स्पीड जो है घटा या फिर बढ़ा के देख सकते हैं। और रही क्वालिटी की बात तो लगभग जो है 720 जो है इस पर क्वालिटी दिया जा रहा है। यदि आपको वीडियो जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो तो अपने क्वालिटी को जो है 720 पे करके जरूर देखें। उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक